हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज का जो ये टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट जो है वो मैंने कल डिस्कस किया था। उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस थे यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यूज़ के। आज जो है पार्ट सेकंड है आपके सामने, तो इसमें भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टोटल कितने मार्क्स बने हैं आपके, तो वो भी आपने जो मार्क्स है कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। तो आइए आज का जो डिस्कशन है काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, पीएम मित्रा पार्क रिसेंटली इन द न्यूज़, यानी कि पीएम मित्रा पार्क जो है, ठीक है, वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। और ये पीएम मित्रा पार्क जो है ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है टेक्सटाइल्स, ऑप्शन बी है स्किल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स एंड ऑप्शन डी जो है सोलर एनर्जी। हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी में भी मैं पढ़ देती हूँ। प्रधानमंत्री मित्रा में हाल ही में समाचार में रहा और ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वस्त्र, कौशल विकास, जिला खनिज निधि, सौर ऊर्जा। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर दीजिए। ओके, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि टेक्सटाइल। तो ये पीएम मित्रा पार्क जो है ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ठीक है। तो मित्रा की अगर आपको फुल फॉर्म भी पता है ना, तब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। मित्रा की फुल फॉर्म क्या रहती है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रियल, ठीक है। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके यहाँ पे काम करेंगे। और साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, यानी कि पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है यहाँ पे साथ में मिलके टेक्सटाइल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें यहाँ पे काम किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है, उसको कंसीडर कीजिए, पढ़िए कौन सी सही है। और आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा जाता है करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट का जो है फंडा जो रहता है उसको ध्यान से देखना आप लोगों ने, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो आपका, ठीक है। तो इसमें जो पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि नागालैंड डज नॉट शेयर बॉर्डर्स विद त्रिपुरा। नागालैंड जो स्टेट है वो त्रिपुरा जो स्टेट है उसके साथ बॉर्डर टच नहीं करता है, ऐसा स्टेटमेंट में बोला गया है। सेकंड जो स्टेटमेंट लिखी गई कि जो गैरोज है ये लार्जेस्ट ट्राइब है, ठीक है, कहाँ पे? नागालैंड में, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया था, जो हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, ठीक है। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन डी नेदर वन नो टू, ठीक है। तो ये आप बताइएगा, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, सोचिएगा, समझिएगा और आंसर दीजिए। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? ओनली वन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए जो रहेगा आपका सही है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इससे रिलेटेड कई बार आर्टिकल डिस्कस किया है। अगर बात करें नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड जो है ये त्रिपुरा के साथ बॉर्डर टच नहीं करता है। नागालैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर टच करता है इसको, असम का, मणिपुर का, और यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार, त्रिपुरा यहाँ पे है, ठीक है। और साथ ही साथ गैरोज ट्राइब की बात करें तो ये तो मेघालय में है, ठीक है। ये हमने कई बार डिस्कस भी किया है। तो गैरो जो ट्राइब्स देखने को मिलती है वो कहाँ पे है? मेघालय वाली स्टेट में है, ना कि नागालैंड में, ठीक है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है आपका वो आपके सामने है, यानी कि सेकंड जो स्टेटमेंट वो गलत हो जाती है, ओनली फर्स्ट जो है वही सही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात की जा रही है इसमें, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको सही जो है स्टेटमेंट वो बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इट वॉज लेड बाय द क्लास मिलिट्री रिटेनर्स हु रेंडर्ड मार्शल सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ रेंट फ्री लैंड एंड टाइटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर, यानी कि ये कक्षा के सैन्य अधिक वक्तों द्वारा नेतृत्व किया गया था, जो ब्रिटिश के खिलाफ करवाया गया था। ब्रिटिश के खिलाफ किराया मुक्त भूमि और खिताब के बदले मार्शल सेवाओं को किया गया था, ठीक है। पहली स्टेटमेंट में ये लिखा है। सेकंड स्टेटमेंट जो है, यानी कि उसमें लिखा है नियरली 40 ईयर्स बिफोर फर्स्ट स्पॉय म्यूटनी बाय द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री जर्नल ऑफ गजापति रूलर मुकुंद देव सेकंड, ठीक है। कि गजापति जो थे, यानी कि जो रूलर थे मुकुंद देव सेकंड, ठीक है।
तो ये उच्चतम रैंकिंग सेना जनरल द्वारा पहली CPU विद्रोह यानी कि स्पॉय जो म्यूटनी हुई थी लगभग 40 साल पहले ये हुआ था। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या बता रखा है, इट हैज़ बीन फॉर्मली अर्ज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा टू बी डिक्लेयर एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे जो रिबेलियन जो देखने को मिला था, इसको एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मेंशन किया जाए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, तो तीनों स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट सही है और ये कौन से रेबेलियन के बारे में बात कर रही है तीनों स्टेटमेंट में जिसके बारे में बोल रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मोपाला रेबेलियन, द रिबेलियन ऑफ पॉलीगर्स, पाइका रेबेलियन सी ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है सांथाल रेबेलियन। तो चारों में से कौन से ऑप्शन सही है ये आपको बताना है, समझिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो आंसर जो है वो सही तरीके से दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, पाइका रेबेलियन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, पाइका जो रेबेलियन है ये 1817 में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि न्यूज़ के चलते ही जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि सेंटर जो है, सेंटर के द्वारा ऑल्सो बोला गया था कि जो पाइका रेबेलियंस है इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते कि एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऐसा सेंटर के द्वारा बोला गया, बट जो क्लास 8th की NCERT की हिस्ट्री बुक है उसमें इंक्लूड करने की यहाँ पे बात की गई थी। फर्स्ट टाइम 2017 में उड़ीसा स्टेट कैबिनेट के द्वारा एक प्रपोजल पास किया गया था और सेंटर को रिक्वेस्ट की गई थी कि डिक्लेयर किया जाए कि पाइका रेबेलियन जो है ये एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, तो पाइका रेबेलियन इसका सही आंसर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपके सामने, यानी कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको कि पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, यानी कि पैट स्कीम जो है इज़ अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है और इंसेंटिवाइज एनर्जी एफिशिएंसी इन द लार्ज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट में बता रखा है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था इनके द्वारा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अंडर दी पैट, यानी कि परफॉर्म, अचीव, ट्रेड के अंडर। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है या आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में बोल रखा है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 and no 2। तो समझिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, अच्छे से जानिएगा, उसके बाद आंसर जो है वो दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है सी, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। ठीक है, पैट स्कीम के बारे में आपको बता दूं मैं, पैट का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, जो स्टेटमेंट में दे रखा है। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था पैट स्कीम को 2008 में, ताकि इम्प्रूव किया जा सके एनर्जी एफिशिएंसी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ में है एंड कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस किया जा सके स्पेशली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, ठीक है, तो उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एनर्जी जो सर्टिफिकेट है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट अंडर पैट स्कीम के अंडर। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 मार्च 2002 में। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, 2002 में जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को इस्टेब्लिश किया गया था और अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर। उस प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिड्यूस करना एनर्जी इंटेंसिटी को स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में। तो आई होप आपको ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर है, क्वेश्चन एनालाइज कर दिया है अच्छी तरह से। अगर फिर भी कोई डाउट होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप बताइएगा, तो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो रिगार्डिंग है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। ठीक है, तो ये मैंने जो डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप सही तरीके से सुन रहे हैं तो क्लियर। तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, तो सही आपने बतानी है। पहली स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि रिपोर्ट जो है ये कंपाइल किसके द्वारा की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट जो है तल अवीव यहाँ पे बोल रखा है कि तल अवीव जो है ये वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है रहने लायक। ठीक है, अहमदाबाद जो है थर्ड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, जो अहमदाबाद है, ठीक है, तो लिस्टेड है यानी कि टॉप 10 चीपेस्ट सिटी में से एक, यानी कि इसमें टॉप किया है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है,
ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 and 3, 1, 2 and 3। ओके, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ऐसा आप बोल रखा है। तो सही जो ऑप्शन है वो चूज कीजिएगा और आंसर दीजिए सोच समझ के। ओके, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड ओनली। ठीक है, तो कैसे है ये हम देख लेते हैं। रिपोर्ट जो है वो कंपाइल किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं की जाती है, ये की जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी था। ठीक है, जो तल अवीव जो है ये वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी मानी गई है इस रिपोर्ट के चलते, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें टॉप पे जो रही है यानी कि सबसे महंगी सिटी जो है वर्ल्ड की वो तल अवीब है। ठीक है, तल अवीब किसकी कैपिटल है? इजराइल की कैपिटल है, और ये वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में से एक है, यानी कि टॉप किया गया है। और तल अवीब ने ओवरटेक किसको किया है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहली बार पेरिस को ओवरटेक करके तल अवीब जो है टॉप पोजीशन पे पहुंची है। पेरिस एंड सिंगापुर जो है ये दोनों सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। अगर थर्ड की बात करें तो जोरिच एंड हांगकांग जो है ये थर्ड पोजीशन पे रहे। न्यूयॉर्क जो है ये 6th एंड जिनेवा 7th पोजीशन पे रही। अब बात करते हैं हमारे इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे जो दे रखा है, जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें भी बोल रखा है कि अहमदाबाद जो है ये काफ़ी सस्ती सिटी है। ठीक है, रहने लायक अगर बोले तो। ठीक है, तो ये गुजरात की सिटी है अहमदाबाद। और इसी के साथ साथ अगर टॉप की बात करें, टॉप सिटी चीपेस्ट जो सिटीज़ हैं वो है दमाकस। दमाकस किसकी कैपिटल है? सीरिया की। तो ये टॉप पोजीशन पे रही। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिस्ट जो इंटेलिजेंस यूनिट है इसके बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीज़न है इकोनॉमिस्ट ग्रुप की, और ये रिलीज़ करती है एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स जिसका नाम है डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और हमारी कंट्री की जो रैंक रही है 2021 की 165 कंट्रीज़ में से हमारी रैंक रही है 53rd। ठीक है, 53 रैंक रही है इंडिया की किसमें? डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, सही स्टेटमेंट आपने बतानी है। वेज रेट इंडेक्स जो है ये कंपाइल एंड मेंटेन किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, ऐसा पहली स्टेटमेंट में बोला गया है। बेस ईयर जो है वेज रेट इंडेक्स का तो चेंज किया गया था 2016 में, जो पहले था 1963 और 65 का। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? ऑयल माइनिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दी वेज रेट इंडेक्स बास्केट इन द प्लेस ऑफ द मिका माइंस इंडस्ट्री। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपके सामने हैं। इसमें से सही कौन सी है ये आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ओनली। सोचिएगा, समझिएगा क्वेश्चन के बारे में, और सही जो आंसर है उसको मार्क कीजिए। ओके, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं वेज रेट इंडेक्स की, तो इसका बेस ईयर जो है 2016 है आज के टाइम में। ठीक है, तो इसको चेंज किया गया यानी कि 1963 का। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि बेस ईयर जो था 2016 में जब लाया गया फिर से, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लाया गया, और कंपाइल्ड एंड मेंटेन किसके द्वारा किया गया? मिलके, साथ में मिलके लेबर ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट में भी है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, ठीक है, तो प्लांटेशन है, टोटल इंडस्ट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डाटा है कुछ। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक बार देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पहली स्टेटमेंट में क्या बता रखा है, इसमें आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले हम लोगों ने यही देखना होता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट में बोल रखा है कि जो प्रेसिडेंट है ये अपॉइंट करते हैं जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के साथ। पहली स्टेटमेंट में ये बोल रखा है। सेकंड स्टेटमेंट जो है उसमें बोल रखा है कि हाई कोर्ट के जजेस जो है ये रिकमेंड करते हैं बाय द कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, तो कंप्राइज किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए जो है 1 ओनली, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 ओनली, ऑप्शन डी जो है नेदर 1 and नॉट 2। ठीक है, दोनों में से आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
जो सही स्टेटमेंट है यानी कि जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड ओनली। अब ये सेकंड ओनली क्यों सही है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट तो करते हैं जजेस जो है हाई कोर्ट के, कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, बट चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं, गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ, ये याद रखना है। और आर्टिकल जो है आर्टिकल 217 आप लोगों ने याद रखना है, रिलेटेड टू हाई कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल जो है 224A जो है ये एडहॉक जजेस के लिए रहता है। एडहॉक जजेस यानी कि जो टेम्परेरी बेसिस पे जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, डेट इज़ एडहॉक जजेस। ये दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बात की गई है कि कंसीडर की गई दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आप लोगों ने दोनों स्टेटमेंट में से सही बतानी है, ठीक है, करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट में क्या बता रखा है कि आर्टिकल 2 जो है ये एम्पावर करता है इंडियन पार्लियामेंट को कि वो लॉज बनाए रिलेटेड जो न्यू फॉर्मेशन किया जाए स्टेट्स का, और अल्टर किया जाता है जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स को, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि आर्टिकल 3 जो है ये एम्पावर करता है इंडियन पार्लियामेंट को कि जो लॉज हैं, लॉज बनाए एडमिट करने के लिए, स्पेशली जो यूनियन है और इस्टेब्लिश जो किया जाता है न्यू स्टेट्स को, ठीक है। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आप लोगों ने बतानी है। ऑप्शन ए जो है उसमें बोल रखा है फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी सेकेंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 ओनली, ऑप्शन डी नेदर 1 and नॉट 2। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है ये आप लोगों ने बताना है, ओके। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, नेदर 1 नॉट 2, ठीक है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो अब गलत कैसे, क्योंकि आप देख सकते हैं आर्टिकल 2 जो है, ठीक है, आर्टिकल 2 जो है ये बात करता है स्पेशली किसकी, आर्टिकल 2 ये थोड़ी ना इंटरचेंज कर दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 2 के अंडर जो है इंडियन पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो लॉज बनाए स्पेशली न्यू यूनियन टेरिटरी के, या इस्टेब्लिश जो की जाती है न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 के अंडर जो है पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है कि न्यू जो लॉज बनाए जाएं, न्यू फॉर्मेशन जो होता है स्टेट्स का, और अल्टरेशन जब होती है एग्जिस्टिंग स्टेट्स की। तो स्टेटमेंट जो है वो इंटरचेंज है, ठीक है। तो पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट जिसमें आर्टिकल 2 से लेके, ठीक है, आर्टिकल 2 से लेके आपके आर्टिकल फर्स्ट से लेके जो है आर्टिकल 4 तक यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो ये जो है पार्ट फर्स्ट में रखा गया है यूनियन एंड इस टेरिटरी में, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि इट इज़ द वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट कमेटी, ठीक है। इट इस्टेब्लिश, सेकंड जो है स्टेटमेंट उसमें बोला गया है ये इस्टेब्लिश जो की गई थी मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म 1921 में की गई थी। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कि इसमें 22 मेंबर्स जो हैं यानी कि इसका पार्ट है। तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है ये किसको दर्शाती, कौन सी कमेटी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऑप्शन बी एस्टीमेट कमेटी, ऑप्शन सी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ऑप्शन डी कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। तो चारों में से कौन सी कमेटी के बारे में यहाँ पे बात की गई है ये आपने बताना है। ध्यान से सोचिएगा, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है रिसेंटली ही, ये न्यूज़ में क्यों थी रिसेंटली, क्योंकि अभी 2021 में इसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1921 में इसको क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये वन ऑफ दी 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में से एक है, यानी कि पहली एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक जो अंडरटेकिंग कमेटी है, ठीक है। तो उसमें से भी ये तीनों जो है ये फाइनेंशियल कमेटीज़ है, उनमें से ही एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है। आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 108 तो इसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। इंट्रोड्यूस इसको किया गया 1921 में। फर्स्ट मेंशन जो इसको किया गया था पब्लिक अकाउंट कमेटी को, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किया गया था, ठीक है। इस एक्ट में मेंशन किया गया था, और इसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को। और कॉन्स्टिट्यूट होती है ये एवरी ईयर, यानी कि हर साल इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है।
और इस कमेटी के जो चेयरमैन रहते हैं वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा किए जाते हैं। टोटल मेंबर्स इसमें 22 है जो स्टेटमेंट में भी मेंशन है, ठीक है। तो इसमें से 15 जो है वो लोकसभा के रहते हैं, ठीक है, 15 लोकसभा के रहते हैं और 7 जो है वो होते हैं राज्यसभा के। तो याद रखिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें क्या बोला गया है कि मनिक्या डायनेसिटी जो रूल करती थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ठीक है, तो लेट 13th सेंचुरी अंटिल साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट 1949। तो ये कहाँ पे थी मानिक्या डायनेसिटी, ठीक है, कौन सी स्टेट में थी नॉर्थ ईस्ट के। तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जो है मिजोरम। तो चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है ये आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा इसका सही आंसर है। तो मानिक्या डायनेसिटी कहाँ पे थी, त्रिपुरा में थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो डिटेल में मैंने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अपना स्कोर जो है कौन कौन से कितने सही हुए, आप लोगों के आंसर्स क्वेश्चंस जो हैं कितने सही हुए, अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता भी चलेगा कि आप जो है आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल पे है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये था आपका आज का डिस्कशन। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए, इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए। इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।